नमस्कार। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कोर्स में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड की बात करना शुरू किया था और मैं आपको याद दिलवा दूं कि उसमें हम लोगों ने लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है और किस तरह से लैटिस और बेसिस मिलकर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि लैटिस स्पेस में पॉइंट्स का एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ए लैटिस इज एन इनफाइनाइट एरे ऑफ ऑर्डर्ड पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस में पॉइंट्स का एक ऑर्डर्ड सेट है लैटिस। सो लैटिस बेसिकली आप कह सकते हैं एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट है या एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है। जस्ट स्पेस में लिए गए पॉइंट्स हैं और ऐसे पॉइंट्स जिनके रिपीट होने का एक पैटर्न होता है और इन पॉइंट्स पर कोई फिजिकल इंटिटी को हम प्लेस कर सकते हैं एंड द फिजिकल इंटिटी दैट कैन बी प्लेस्ड एट दोज लैटिस पॉइंट्स आर कॉल्ड बेसिस। तो यूजुअली हम लोग इन लैटिस पॉइंट्स पर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को प्लेस करते हैं जो बेसिस कहलाता है और लैटिस और बेसिस दोनों मिलकर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने कहा था कि लैटिस जो कि स्पेस में एक इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स है और अगर कोई लैटिस कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो वो ब्रेवे लैटिस कहलाते हैं। जैसे दो कंडीशन को स्पेसिफिकली हम लोगों ने मेंशन किया था। एक ये कि लैटिस के किसी पॉइंट के अबाउट या अराउंड लैटिस के जो दूसरे सारे पॉइंट्स हैं उनका अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। लैटिस के किसी भी पॉइंट के चारों ओर का इन्वायरमेंट बिल्कुल एक तरह का होना चाहिए और ये कंडीशन लैटिस का हर पॉइंट सेटिस्फाई करे। और दूसरा, लैटिस के हर दो पॉइंट्स या कोई भी दो पॉइंट्स एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन से रिलेटेड हो। कहने का मतलब लैटिस के किसी भी एक पॉइंट से लैटिस के दूसरे किसी भी पॉइंट तक एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन के थ्रू हम पहुंच सकें। एक ऐसा कोई वेक्टर डिफाइंड हो, वेक्टर या एक ऐसा कोई ट्रांसलेशन वेक्टर डिफाइंड हो, वेक्टर r इज इक्वल टू n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3, जिसके थ्रू लैटिस के कोई भी दो पॉइंट रिलेटेड हो। इस तरह के ट्रांसलेशन ऑपरेशन के थ्रू लैटिस के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा जा सके। अगर ये दोनों कंडीशंस कोई लैटिस सेटिस्फाई करता है तो ऐसे लैटिसेस ब्रेवे लैटिसेस कहलाते हैं। What I want to tell, जैसे मान लीजिए कोई एक लैटिस है। लैटिस है मतलब स्पेस में पॉइंट्स का कलेक्शन है। यूजुअली जिसको हम लोग लैटिस या स्पेस लैटिस बोलते हैं, ये 3 डाइमेंशनल मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट होता है। पॉइंट्स का 3 डाइमेंशनल ऑर्डर्ड कलेक्शन है या 3 डाइमेंशनल इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस है, जिसको कि हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं। लेकिन हम लोग 2 डायमेंशन में बातों को समझेंगे और वो जनरलाइज होके जो सारी बातें हम 2 डायमेंशन में लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं 3 डायमेंशन में भी वैसी ही बातें होती हैं। 2 डायमेंशन में रिलेटिवली बातों को समझना आसान है। तो सपोज कीजिए 2 डायमेंशनल लैटिस हम लोग लेते हैं। ये लैटिस पॉइंट्स एक प्लेन में सिचुएटेड हैं
और अगर हम लोग n1 n2 n3 ये जो तीनों हैं ये इंटीजर्स हैं जिनका वैल्यू 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, ये निगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। तो वह एटम नहीं कहना चाहिए, अभी हम लोग लैटिस की बात कर रहे हैं, वह पॉइंट जिस पॉइंट के अराउंड पूरे लैटिस का इन्वायरमेंट हम देखना चाहते हैं, या जिस पॉइंट के अराउंड हम देखना चाहते हैं कि हमारे दूसरे लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन कैसा है, या जिस पॉइंट के रिलेटिव दूसरे किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बताना चाहते हैं, और जिस पॉइंट से लैटिस के दूसरे किसी भी पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, इस तरह के ट्रांसलेशन ऑपरेशन के थ्रू अगर उसको हम लोग ओरिजिन कह दें, तो जहां पर n1 n2 n3 ये तीनों 0 होगा, वो पॉइंट ओरिजिन को बिलोंग करेगा, दैट पॉइंट विल करेस्पॉन्ड टू ओरिजिन। और मान लीजिए हम लोग एक वेक्टर, एक ट्रांसलेशन, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर a1 ऐसा लेते हैं और दूसरा वेक्टर a2 ऐसा लेते हैं। चूंकि 2 डायमेंशनल लैटिस की बात कर रहे हैं इसलिए 2 ही वेक्टर लेंगे। अगर तीसरे डायमेंशन में बात करते तो a3 भी लेते, तीसरा वेक्टर भी लेते। तो अब देखिए इस वाले पॉइंट के लिए n1 इज 1, n1 इज 1 एंड n2 इज 0। तो अगर ये 3 डायमेंशन में होता तो इसके ये जो n1 n2 और n3 के वैल्यूज होते हैं उसको फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। तो इसके लिए फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 0। अगर इसके बीच वाले पॉइंट का फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट लेना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/2 0 0। उसी तरह से इसका फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 1 0। अगर इधर लेते a3 तो उसका फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाता 0 0 1। अब सपोज कीजिए हम इस लैटिस के इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, इस पॉइंट से, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं उस पॉइंट तक? कई तरह से हम पहुंच सकते हैं। तो आप यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं। तो a1 और a1 ये 2a1 हो गया, और इस डायरेक्शन में a2 और a2 2a2 हो गया। तो अगर यहां से यहां जाना है तो हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर हो जाएगा 2a1 प्लस 2a2। तो n1 भी 2 हो जाएगा, n2 भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रांसलेशन ऑपरेशन के थ्रू हम लैटिस के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, अगर हमारा लैटिस ब्रेवे लैटिस है तब। और यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं a1 a2 a3, इनका चॉइस यूनिक नहीं होता है। a1 a2 a3 का चॉइस यूनिक नहीं होता है। आप दूसरे तरह का भी ट्रांसलेशन वेक्टर चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रांसलेशन वेक्टर हमने ये ले लिया, एक ट्रांसलेशन वेक्टर हमने ये ले लिया, ये हो गया a1, ये हो गया a2। आप तीसरे तरह का भी ले सकते हैं। आप एक वेक्टर इसको ले सकते हैं, एक वेक्टर इसको ले सकते हैं। तो ट्रांसलेशन वेक्टर्स का चॉइस यूनिक नहीं होता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसा भी ट्रांसलेशन वेक्टर ले सकते हैं। सेम लैटिस, सेम गिवन लैटिस के लिए ट्रांसलेशन वेक्टर्स के अलग अलग सेट्स लिए जा सकते हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर का चॉइस यूनिक नहीं होता है। कंडीशन सिर्फ ये है कि आपको ऐसे ट्रांसलेशन वेक्टर्स लेने हैं कि इस तरह के ट्रांसलेशन ऑपरेशन के थ्रू आप लैटिस के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकें।
और हम लोग जो भी बात अभी से करेंगे वो सारी बातें ब्रेवे लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे, वैसे लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हों। यहां पर हम लोग दो टर्म्स डिफाइन करना चाहेंगे, यूनिट सेल या उसी को कन्वेंशनल यूनिट सेल भी बोलते हैं, और दूसरा प्रिमिटिव लैटिस सेल और सिंपली प्रिमिटिव सेल। इन दोनों में क्या फर्क होता है, यूनिट सेल क्या होता है और प्रिमिटिव सेल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों एक ही चीजें हैं, और अगर नहीं तो व्हाट फंडामेंटल डिफरेंस इज देयर बिटवीन अ कन्वेंशनल यूनिट सेल एंड अ प्रिमिटिव लैटिस सेल। So let us try to understand these two terms, unit cell और इसी को बोलते हैं conventional unit cell and primitive lattice cell। प्रिमिटिव लैटिस सेल और प्रिमिटिव सेल और प्रिमिटिव सेल। आप कोई भी एक लैटिस ले लें, मान लीजिए एक 2 डायमेंशनल लैटिस ही लेते हैं, एक इस तरह का 2 डायमेंशनल लैटिस हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यूनिट सेल एक ऐसा सेल होगा, अगर 2 डायमेंशन में बात करेंगे तो दैट सेल विल हैव सम एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड इट, और अगर 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो दैट सेल विल हैव सम वॉल्यूम इनक्लोज्ड इनसाइड इट। तो यूनिट सेल या कन्वेंशनल यूनिट सेल कहते हैं कि अगर कोई ब्रेवे लैटिस है तो किसी भी ब्रेवे लैटिस के लिए देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ अ ब्रेवे लैटिस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रेवे लैटिसेस कैन बी देयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ different kinds of arrangement of points may be there which will be satisfying the condition for a given lattice to be a Bravais lattice। लेकिन अगर वो ब्रेवे लैटिस होगा तो उस ब्रेवे लैटिस में आप अगर देखोगे ध्यान से तो कोई एक रिपीटिंग पैटर्न यूनिट दिखेगी, एक ऐसा रिपीटिंग यूनिट या कहो एक ऐसा रिपीटिंग पैटर्न यूनिट कि उसी यूनिट को बार बार रिपीट करने से वो पूरी की पूरी लैटिस कवर हो जा रही है। अगर उस रिपीटिंग पैटर्न यूनिट का ट्रांसलेशन करवाया जाए तो पूरा का पूरा लैटिस कवर हो जाए विदाउट लिविंग any gap or void in the lattice और without any overlap, पूरा का पूरा लैटिस कवर हो जाए, तो any such repeating pattern unit is called a unit cell or a conventional unit cell। What I am telling, not a, rather any repeating pattern unit which can cover entire lattice through translation operation
without any overlap and without leaving any void or gap in the lattice is called conventional unit cell. कन्वेंशनल यूनिट सेल। जैसे अगर टू डायमेंशनल लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बातों को समझने की कोशिश करें तो ये एक यूनिट सेल होगा और मान लीजिए कि ये स्क्वायर यूनिट सेल है तो इसके अंदर एक एरिया एनक्लोज्ड होगी और इस यूनिट को एक रिपीटिंग यूनिट हम मान सकते हैं और ऐसे ही रिपीटिंग यूनिट को ट्रांसलेट करवा करके पूरे के पूरे लैटिस को हम लोग कवर कर सकते हैं विदाउट एनी ओवरलैप एंड विदाउट लिविंग एनी गैप और वॉइड इन द लैटिस। तो ये एक हमारा यूनिट सेल होगा, कन्वेंशनल यूनिट सेल होगा। लेकिन कन्वेंशनल यूनिट सेल का चॉइस यूनिक नहीं होगा, आप दूसरे तरह का भी कन्वेंशनल यूनिट सेल ले सकते हैं। आप ऐसा कन्वेंशनल यूनिट सेल ले सकते हैं, इसके ट्रांसलेशन से भी पूरे लैटिस को हम कवर कर सकते हैं। आप किसी और तरीके का कन्वेंशनल यूनिट सेल ले सकते हैं, आप ऐसा कन्वेंशनल यूनिट सेल भी ले सकते हैं। इसके ट्रांसलेशन से भी पूरे लैटिस को हम लोग कवर कर सकते हैं। आप ऐसा कन्वेंशनल यूनिट सेल भी ले सकते हैं। आप ऐसा कन्वेंशनल यूनिट सेल भी ले सकते हैं। इसके ट्रांसलेशन से भी हम लोग पूरे लैटिस को कवर कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल यूनिट सेल कैसा भी एक सेल होगा, कैसा भी एक रिपीटिंग यूनिट होगी जिसके ट्रांसलेशन से पूरे लैटिस को कवर किया जा सकता है विदाउट लिविंग एनी वॉइड और गैप इन द लैटिस। अगर थ्री डायमेंशनल लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस बात को समझना चाहें, अगर थ्री डायमेंशनल लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस बात को समझना चाहें अगर क्यूबिकल है रिपीटिंग यूनिट, क्यूब के वर्टिसेस पर लैटिस के पॉइंट्स हैं और वैसा ही क्यूब रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग यूनिट इज ए क्यूब एट द वर्टिसेस ऑफ विच लैटिस पॉइंट्स आर सिचुएटेड। तो उस क्यूब का ट्रांसलेशन करवा करके हम लोग पूरे लैटिस को कवर कर सकते हैं और वो क्यूब हमारा यूनिट सेल हो सकता है। लेकिन अब क्यूबिकल लैटिस में और भी कई संभावनाएं बनती हैं। एक ऐसा क्यूबिकल लैटिस हो सकता है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली क्यूब, दिस इज लुकिंग लाइक अ क्यूबॉइड,
लेकिन ऐसा भी लैटिस हो सकता है कि सपोज कीजिए क्यूब है, तो क्यूब के वर्टिसेस पर लैटिस के पॉइंट्स हैं और क्यूब के हर फेस के सेंटर पर लैटिस के पॉइंट्स हैं, तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कहलाएगा। या क्यूब के वर्टिसेस पर पॉइंट्स हैं, लैटिस के पॉइंट सिचुएटेड हैं और लैटिस का कोई एक पॉइंट क्यूब के बॉडी सेंटर पर सिचुएटेड है और वैसा ही यूनिट रिपीट होकर के पूरा का पूरा लैटिस बना है। तो अगर क्यूबिकल लैटिस है, यहां पॉइंट है लैटिस का, 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 और इसके अलावा इसके फेस सेंटर्स पर लैटिस पॉइंट्स हैं, फेस सेंटर्स पर लैटिस पॉइंट्स हैं, तो इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कहते हैं। अब जरा देखिए, आप बहुत आसानी से सोच सकते हैं कि उस क्यूब के कॉर्नर पर वर्टेक्स पर जो लैटिस का एक पॉइंट है वो कितने रिपीटिंग यूनिट्स में कॉमन होगा। 1, 2, ऐसा ही एक क्यूब इधर होगा, 3 डायमेंशन में वो पैटर्न रिपीट हो रही है, ऐसा ही एक क्यूब यहां होगा और इन चारों क्यूब के ऊपर एक एक क्यूब्स होंगे। तो एक पॉइंट लैटिस के, इस क्यूबिकल लैटिस के वर्टेक्स पर का कोई भी एक लैटिस पॉइंट 8 रिपीटिंग यूनिट, 8 रिपीटिंग क्यूब्स में शेयर हो रही है, तो एक क्यूब में उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। और वैसे वैसे कितने पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कॉर्नर पर जो एक लैटिस पॉइंट है उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 है और वैसे वैसे 8 पॉइंट्स हैं, तो 8 into 1/8 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 लैटिस पॉइंट। और जो फेसेस पर हैं, अगर फेस सेंटर्ड लैटिस की बात करें तो फेसेस पर जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो 2 रिपीटिंग यूनिट्स में कॉमन होगा, तो एक सेल में उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 है और वैसे वैसे कितने पॉइंट्स हैं, हर 6 फेस के सेंटर पर एक एक पॉइंट है और एक पॉइंट का एक रिपीटिंग यूनिट को, एक क्यूब को, एक सेल को कंट्रीब्यूशन 1/2 है और वैसे वैसे 6 पॉइंट्स हैं, तो 6 into 1/2, तो 3 वो हो गए और एक हो गया वो 8 वर्टेक्स वाला मिला करके, तो 3 और 1 4, तो हर सेल को 4 लैटिस पॉइंट करेस्पॉन्ड करेगा। सो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स करेस्पॉन्डिंग टू ईच रिपीटिंग सेल इज 4 इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होगा तो वर्टेक्स वाला हर पॉइंट, क्यूब के कॉर्नर वाला वर्टेक्स वाला हर पॉइंट 8 यूनिट सेल्स के साथ, 8 क्यूब्स के साथ शेयर हो रहा होगा, तो एक यूनिट सेल को उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है और वैसे वैसे 8 पॉइंट्स हैं, तो 8 into 1/8 1 लैटिस पॉइंट हुआ और एक उसके बॉडी सेंटर पर है, तो पर यूनिट लैटिस, पर यूनिट सेल 2 लैटिस पॉइंट होंगे। तो ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स, ऐसे रिपीटिंग पैटर्न यूनिट्स जिनके ट्रांसलेशन से पूरा का पूरा लैटिस कवर किया जा सके विदाउट लिविंग एनी वॉइड और गैप एंड विदाउट एनी ओवरलैप, वो यूनिट सेल होगा। लेकिन यूनिट सेल में, कन्वेंशनल यूनिट सेल में कोई जरूरी नहीं है कि पर यूनिट सेल 1 लैटिस पॉइंट हो। कन्वेंशनल यूनिट सेल वैसे रिपीटिंग पैटर्न यूनिट को बोलते हैं जिसमें पर यूनिट सेल में
एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को अगर एक रिपीटिंग पैटर्न यूनिट माने, फेस सेंटर्ड क्यूब को अगर एक रिपीटिंग पैटर्न यूनिट माने, तो पर क्यूब मतलब पर सेल 4 लैटिस पॉइंट्स हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 लैटिस पॉइंट्स हैं, तो ये प्रिमिटिव लैटिस नहीं कहला सकता। प्रिमिटिव लैटिस होने का कंडीशन है, प्रिमिटिव लैटिस सेल भी एक रिपीटिंग पैटर्न यूनिट ही होगा। जो बात हम लोग कन्वेंशनल यूनिट सेल के लिए कर रहे हैं, प्रिमिटिव लैटिस सेल भी कन्वेंशनल यूनिट सेल के ही तरह का एक रिपीटिंग पैटर्न यूनिट होगा। एक ऐसा रिपीटिंग पैटर्न यूनिट जिसके ट्रांसलेशन ऑपरेशन करवा करके पूरे लैटिस को कवर किया जा सके विदाउट एनी ओवरलैप एंड विदाउट लिविंग एनी void or gap in the lattice. But the condition is that for the repeating pattern unit to be called a primitive lattice cell, the condition is that per lattice cell there must be one lattice point. पर प्रिमिटिव सेल, बार बार मैं पर यूनिट बोल रहा हूं, पर प्रिमिटिव सेल एक लैटिस पॉइंट होना चाहिए। जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं कि पर यूनिट सेल 2 लैटिस पॉइंट भी हो रहा है, पर यूनिट सेल 4 लैटिस पॉइंट भी हो रहा है। तो अगर पर यूनिट रिपीटिंग सेल एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट्स करेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो प्रिमिटिव लैटिस सेल नहीं कहा जाएगा, वो कन्वेंशनल यूनिट सेल होगा। प्रिमिटिव लैटिस सेल वो मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम और मिनिमम पॉसिबल एरिया वाला सेल होगा, जिसके ट्रांसलेशन के थ्रू पूरे लैटिस को कवर किया जा सके विदाउट एनी ओवरलैप और विदाउट लिविंग एनी गैप और वॉइड इन द लैटिस। और पर प्रिमिटिव सेल एक लैटिस पॉइंट करेस्पॉन्ड करेगा, एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट नहीं हो सकता, तब वो प्रिमिटिव लैटिस सेल कहलाएगा। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव लैटिस सेल। कन्वेंशनल यूनिट सेल्स में पर कन्वेंशनल यूनिट सेल एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट्स करेस्पॉन्ड कर सकते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक लैटिस पॉइंट करेस्पॉन्ड करेगा, एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट करेस्पॉन्ड नहीं करेगा। और प्रिमिटिव लैटिस सेल मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम, मिनिमम पॉसिबल एरिया का रिपीटिंग पैटर्न यूनिट होगा, जिसके पर सेल के साथ एक लैटिस पॉइंट करेस्पॉन्ड करेगा और जिसके ट्रांसलेशन के थ्रू पूरे लैटिस को कवर किया जा सकता है विदाउट एनी ओवरलैप एंड विदाउट लिविंग एनी वॉइड और गैप इन द लैटिस। और यहां भी वही बात होगी कि जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन के वेक्टर्स होंगे A1, A2, A3, उनका चॉइस प्रिमिटिव लैटिस सेल के कंस्ट्रक्शन में भी यूनिक नहीं होगा। आप सेम गिवन लैटिस के लिए अलग अलग तरह का प्रिमिटिव लैटिस सेल्स डिजाइन कर सकते हैं। सेम गिवन लैटिस के लिए अलग अलग तरह के प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स कंसीव किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि वो मिनिमम पॉसिबल एरिया, मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम का सेल होगा, रिपीटिंग यूनिट होगा और पर सेल एक लैटिस पॉइंट करेस्पॉन्ड करेगा। और उसके लिए ऐसे ट्रांसलेशन वेक्टर्स डिफाइंड होंगे जिनके थ्रू पूरे लैटिस को कवर किया जा सकेगा विदाउट लिविंग एनी गैप इन द लैटिस। तो कोई भी आप एक लैटिस इमेजिन कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगेन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए 2 डायमेंशनल लैटिस की बात करते हैं और हम लोग
एक ट्रांसलेशन वेक्टर A1 ऐसा लेते हैं, एक ट्रांसलेशन वेक्टर A2 ऐसा लेते हैं, और इन दोनों वेक्टर के साथ जो एक सेल बनेगा, जो एक रिपीटिंग पैटर्न यूनिट बनेगी मिनिमम पॉसिबल एरिया की, जिनके ट्रांसलेशन से पूरे लैटिस को कवर किया जा सकेगा, ये प्रिमिटिव लैटिस सेल कहलाएगा। और ये A1 और A2 प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी प्रिमिटिव सेल चुन सकते हैं, आप इस तरह का भी प्रिमिटिव सेल चुन सकते हैं। आप इसको एक वेक्टर ले लें और इसको एक वेक्टर ले लें, आप ऐसा भी चुन सकते हैं। आप इसको एक प्रिमिटिव वेक्टर ले सकते हैं, इसको एक प्रिमिटिव वेक्टर ले सकते हैं, आप जैसा भी लें। अगर वो प्रिमिटिव सेल होने के दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि वो मिनिमम पॉसिबल एरिया, मिनिमम वॉल्यूम का सेल होगा। 2 डायमेंशन में हम लोग एरिया की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट में वॉल्यूम की बात करेंगे, और उसके ट्रांसलेशन से पूरे लैटिस को कवर किया जा सकेगा विदाउट लिविंग एनी गैप इन द लैटिस। तो और पर सेल, पर रिपीटिंग यूनिट, पर सेल एक लैटिस पॉइंट करेस्पॉन्ड करेगा, तो वैसे रिपीटिंग पैटर्न यूनिट को प्रिमिटिव लैटिस सेल बोलेंगे, प्रिमिटिव लैटिस सेल बोलेंगे। सो one lattice point corresponds to each primitive lattice cell. Each primitive lattice cell A1, A2, A3 are called primitive translation vectors. Primitive translation vectors और प्रिमिटिव लैटिस सेल किसको कह रहे हैं? द मिनिमम एरिया और मिनिमम वॉल्यूम सेल बाय हुज पीरियोडिक रिपीटिशन और by the translation of which entire lattice can be covered. Entire lattice can be covered without leaving any gap in the lattice and without any overlap, and without any overlap, and one that contains one lattice point per cell. One lattice point per cell is called primitive lattice cell. Primitive lattice cell. अब प्रश्न उठता है कि क्या अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, तो सबसे आसान तो है एक फेस सेंटर्ड क्यूब जैसा रिपीटिंग पैटर्न यूनिट ले लेना, लेकिन उसमें तो पर रिपीटिंग पैटर्न यूनिट या पर सेल एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट्स
होते हैं, करेस्पॉन्ड करते हैं, तो वो प्रिमिटिव लैटिस सेल तो होगा नहीं। तो क्या वैसे लैटिसेस के लिए प्रिमिटिव लैटिस सेल कंसीव करना पॉसिबल नहीं है? है। और उसके लिए हम लोग विग्नर सीज सेल क्या होता है इसको लर्न करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। सो लेट अस लर्न द आइडिया ऑफ विग्नर सीज सेल टू कंस्ट्रक्ट प्रिमिटिव लैटिस सेल्स। विग्नर सीज सेल के थ्रू, विग्नर सीज सेल एक प्रिमिटिव लैटिस सेल होता है और किसी भी ब्रेवे लैटिस के लिए, किसी भी ब्रेवे लैटिस के लिए एक विग्नर सीज सेल बनाया जा सकता है जो उस लैटिस का एक प्रिमिटिव लैटिस सेल होगा और उस विग्नर सीज सेल में एक लैटिस पॉइंट होगा। वन लैटिस पॉइंट विल करेस्पॉन्ड टू ईच विग्नर सीज सेल। सो ये विग्नर सीज सेल क्या है और ये कैसे बनता है, इस कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे। विग्नर सीज सेल, इसको हम लोग 2 डायमेंशनल लैटिस के केस में पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि व्हाट इट इज एंड हाउ कैन इट बी कंस्ट्रक्टेड। तो जैसे 2 डायमेंशनल लैटिसेस में विग्नर सीज सेल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, वैसे ही 3 डायमेंशनल लैटिसेस में भी करेंगे। तो हम लोग एक सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस लेते हैं, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस की बात करते हैं और इसके एग्जाम्पल से, इस 2 डायमेंशनल लैटिस के एग्जाम्पल से हम लोग विग्नर सीज सेल के कंस्ट्रक्शन को समझना चाहेंगे। मान लीजिए इस तरह का एक रेक्टेंगुलर लैटिस है 2 डायमेंशन में। यहां एक लैटिस पॉइंट है, यहां एक लैटिस पॉइंट है, यहां एक लैटिस पॉइंट है, यहां लैटिस पॉइंट है, यहां लैटिस पॉइंट है, यहां लैटिस पॉइंट है, यहां लैटिस पॉइंट है। और ये लैटिस पॉइंट्स रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री बना रहे हैं। ये सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रीज बना रहे हैं और हर रेक्टेंगल के सेंटर पर एक लैटिस पॉइंट है, हर रेक्टेंगल के सेंटर पर एक लैटिस पॉइंट है। अब देखिए, एक रिपीटिंग पैटर्न यूनिट ये हो सकता है, लेकिन ये प्रिमिटिव लैटिस सेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कॉर्नर का हर एटम वैसे 4 सेल्स में कॉमन है। हम लोग 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तो एक सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है चारों का। आप इसको देखिए, यहां दिख रहा है, इसमें 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 चारों में कॉमन है। तो एक सेल को इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है और ऐसे ऐसे 4 पॉइंट्स हैं। तो इन चारों को मिलाकर के एक सेल को कंट्रीब्यूशन 1 हो गया और एक इसके सेंटर पर है। तो पर रिपीटिंग पैटर्न यूनिट 2 लैटिस पॉइंट्स हैं। तो एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट अगर किसी सेल को करेस्पॉन्ड कर गया तो वो प्रिमिटिव लैटिस सेल नहीं होगा। तो ये कन्वेंशनल यूनिट सेल है, ये कन्वेंशनल यूनिट सेल है, बट दिस इज नॉट ए प्रिमिटिव लैटिस सेल। तो हम लोग विग्नर सीज सेल बनाने के लिए क्या करते हैं? विग्नर सीज सेल बनाने का तरीका है कि आप लैटिस का कोई एक पॉइंट चुन लीजिए। मान लीजिए हम ये वाला पॉइंट चुन लेते हैं लैटिस का, और इसको, जिस पॉइंट को आपने चुना, उसके सारे नियरेस्ट नेबर्स से उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, नियरेस्ट नेबर्स से। अब जरा आप देखिए, ये रेक्टेंगुलर लैटिस अगर है तो इसका नियरेस्ट नेबर ये चारों होगा। इससे इसकी दूरी जितनी है उससे कम इसकी दूरी है। तो नियरेस्ट नेबर ये है,
ये वाला लैटिस पॉइंट है नियरेस्ट नेबर, ये है नियरेस्ट नेबर, ये है नियरेस्ट नेबर और ये है नियरेस्ट नेबर। जितने भी इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं सबसे इसको मिला दीजिए। और अब ये जो इस वाले लैटिस पॉइंट को सारे के सारे नियरेस्ट नेबर से आप मिलाए, इन सब का मिडिल पॉइंट आप देखिए और उस मिडिल पॉइंट से होते हुए इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, इस लाइन पे, इस लाइन पे, सब पे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए इन सारे लाइंस पे। तो इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे खींच दें, इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे खींच दें, इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे खींच दें, इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे खींच दें। और अब क्या कीजिए, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर देखिए। सबसे पहले क्या देखेंगे, नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स। उसके बाद क्या देखेंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। तो इनके बाद अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स में कौन है, इनसे थोड़ा ज्यादा दूरी इस वाले लैटिस पॉइंट से इन दोनों की है और इनकी तो और ज्यादा है। तो अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो इसको यहां से मिला दें और यहां से मिला दें और इन दोनों पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें, इन दोनों पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप खींच रहे हैं, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन एरिया इनक्लोज्ड हो जाएगा, ये विग्नर सीज सेल कहा जाएगा। आप उसके नेक्स्ट नियरेस्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप इसको इससे मिला दीजिए, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिएगा, आप इसका खींचिएगा, आप इसका खींचिएगा, आप इसका खींचिएगा, तो सबके अंदर का हमें कॉमन एरिया लेना है। तो इन सब के अंदर का एरिया और इन सब के अंदर के एरिया में कॉमन एरिया आपका यही होने वाला है। इसलिए नियरेस्ट नेबर्स में ही बहुत बार मिल जाएगा और बहुत बार नियरेस्ट नेबर एंड नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर। तो पहले आप हर पॉइंट को उसके नियरेस्ट नेबर से मिलाइए और दोनों के ज्वाइनिंग लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। और अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्लोज्ड ज्योमेट्री बन जाती है, वो अपने अंदर कोई एरिया इनक्लोज कर लेता है, तो वही आपका विग्नर सीज सेल हो गया। और अगर अभी भी ओपन रह जाता है तो नियरेस्ट नेबर्स के बाद नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स में जाइए और उनको मिलाइए। तो उनके उन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचिए और सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन एरिया होगी वो विग्नर सीज सेल कहा जाएगा। ये आपका विग्नर सीज सेल है और आप देख सकते हैं कि इसमें ये आपका प्रिमिटिव विग्नर सीज सेल्स आर ऑलवेज प्रिमिटिव लैटिस सेल्स, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसमें एक लैटिस पॉइंट है, इधर कोई लैटिस पॉइंट नहीं है, इसके बीच में जो एक लैटिस पॉइंट है, हर विग्नर सीज सेल एक लैटिस पॉइंट कंटेन करेगा। सो विग्नर सीज सेल जो होगा वो ऑलवेज एक प्रिमिटिव लैटिस सेल होगा। तो जहां पर इजीली हमें प्रिमिटिव लैटिस सेल्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप विग्नर सीज सेल कंस्ट्रक्ट करके किसी भी ब्रेवे लैटिस के लिए आप एक प्रिमिटिव लैटिस सेल की परिकल्पना कर सकते हैं, एक प्रिमिटिव लैटिस सेल कंसीव कर सकते हैं। और किसी पॉइंट के नियरेस्ट नेबर्स, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स टू ए गिवन पॉइंट इन ए लैटिस, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और चूंकि ब्रेवे लैटिस में हम लोगों ने कहा है कि हर पॉइंट के अराउंड लैटिस के दूसरे पॉइंट्स का अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। तो अगर एक लैटिस पॉइंट के नियरेस्ट नेबर्स की संख्या n है, तो हर लैटिस पॉइंट्स के नियरेस्ट नेबर्स की संख्या n होगी।
मतलब किसी गिवन लैटिस का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, या कोऑर्डिनेशन नंबर गिवन लैटिस का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा। सो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स to a given point of a lattice is called coordination number of that lattice. And coordination number is a characteristic property of a given lattice. Coordination number is a characteristic property of a given लैटिस। आप अगर 3 डायमेंशनल लैटिस के केस में विग्नर सीज सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहां जो नियरेस्ट नेबर्स को मिलाने वाले लाइंस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होगा वो लाइंस नहीं होगा, वो एक्चुअली प्लेन्स जैसा होगा, और उनके अंदर में जो कॉमन एरिया मिलेगी वो एरिया नहीं होगी, सॉरी, जो एक कॉमन वॉल्यूम मिलेगा दैट विल बी विग्नर सीज सेल एंड इट विल कंटेन 1 लैटिस पॉइंट पर विग्नर सीज सेल एंड दैट विल बी ए प्रिमिटिव लैटिस सेल। जितने भी लैटिसेस हैं, कोई भी लैटिस पॉइंट्स का तो अनेकों तरह का रेगुलर एरे हम लोग बना सकते हैं, और कोई भी रेगुलर एरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस लैटिस या स्पेस लैटिस कहलाएगा। और वैसे स्पेस लैटिसेस जो वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वो ब्रेवे लैटिसेस कहलाते हैं। तो ब्रेवे लैटिसेस भी बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन कुछ ब्रेवे लैटिसेस ऐसे होते हैं जो सर्टेन सिमेट्री ऑपरेशंस को ओबे करते हैं। मतलब कुछ सिमेट्री ऑपरेशंस अगर उस लैटिस पर करें तो आफ्टर दैट ऑपरेशन द लैटिस अगेन लुक्स टू बी सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल लैटिस बिफोर परफॉर्मिंग दैट सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये कई तरह के सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं जिनके रिलेटिव ब्रेवे लैटिस सिमेट्रिक होता है, जैसे रोटेशन की सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, इन्वर्जन की सिमेट्री, कई तरह के सिमेट्रिक ऑपरेशंस हो सकते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन इन लैटिसेस, और खास करके यहां पर हम लोग ब्रेवे लैटिसेस की बात करेंगे। तो इसमें सिमेट्री ऑफ रोटेशन जैसे है, सिमेट्री ऑफ रोटेशन, मान लीजिए कोई एक स्क्वायर लैटिस है, अगर 2 डायमेंशन में ही हम लोग बात करें, कोई एक स्क्वायर लैटिस है। इस स्क्वायर लैटिस को अगर इसके सेंटर से गुजरने वाला लाइन जो इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट हम लोग 30 डिग्री से रोटेट करवा दें, हम लोग इसको अगर 30 डिग्री से रोटेट करवा दें तो क्या ये लैटिस वैसा रहेगा जैसा ओरिजिनल लैटिस था? नहीं।
इट विल चेंज। अगर 60 डिग्री से रोटेट करवा दें तब भी वैसा नहीं रहेगा, लेकिन अगर इसको 90 डिग्री से रोटेट करवा दें, अगर इसको 90 डिग्री से रोटेट करवा दें तो अगेन ये लैटिस वैसा ही होगा जैसा ओरिजिनल लैटिस था, ओरिजिनल स्क्वायर लैटिस था। सिमेट्री ऑपरेशन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई आपका लैटिस है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस है, इस स्क्वायर के वर्टिसेस पर लैटिस पॉइंट्स हैं, और कोई एक ऑब्जर्वर है जो कहीं से किसी पॉइंट से उसी लैटिस के अंदर से, मान लीजिए उस लैटिस के स्क्वायर के सेंटर से इस लैटिस को वो देख रहा है, इमेजिन करें आप, और थोड़ी देर के लिए उसका आंख हम बंद करवा दें और इसको 90 डिग्री से रोटेट करवा दें और फिर उसको आंख खोलने को कहें और उससे पूछेगा कि क्या लैटिस में कोई चेंज हुआ क्या, वो बोलेगा नहीं, वो लैटिस जैसा था वैसा है। तो हम कहेंगे कि 90 डिग्री रोटेशन के लिए ये लैटिस सिमेट्रिकल है, सिमेट्री ऑपरेशंस को ओबे कर रहा है। तो अगर इसको आप पूरा अगर एक रोटेशन करते हैं तो 360 डिग्री होता है, 90 डिग्री 360 डिग्री बाई 4, उसको 2 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अगर 2 पाई बाई 4 के एंगल से इस लैटिस को रोटेट करवा दें अबाउट दिस लाइन, देन द लैटिस अगेन रिटर्न्स टू सेम स्ट्रक्चर, सेम अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन, द सेम लैटिस इज रिपीटेड अगेन। तो हम लोग कहेंगे कि अगर ये 2 पाई बाई n के एंगल से घुमाने पर अपने सेम अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन को अटेन कर लेता है तो हम कहते हैं कि उसको n फोल्ड रोटेशन की सिमेट्री है। तो हम लोग स्क्वायर लैटिस के केस में बोलेंगे इसको 4 फोल्ड रोटेशन की सिमेट्री है। अगर रेक्टेंगुलर लैटिस है, हम लोग अगर रेक्टेंगुलर लैटिस की बात करें, ऐसा लैटिस है, अगर इसको हम लोग 90 डिग्री रोटेट करवा दें तो ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, लेकिन इसको अगर 180 डिग्री रोटेट करवा दें तो अगेन अपने सेम अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन को ये रिपीट कर लेगा, इसी लैटिस की तरह ये दोबारा हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 2 पाई बाई 2 मतलब पाई के एंगल से घुमाने पर यह सेम अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन को अटेन करता है। तो हम कहेंगे रेक्टेंगुलर लैटिसेस को 2 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो यूजुअली अगर आप अलग अलग तरह के लैटिसेस के लिए इस सिमेट्री ऑपरेशन को सोचेंगे तो रोटेशन की सिमेट्री में आपको एक बड़ी ही अजीब सी बात दिखेगी। आपको 1 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री मिलेगा, 2 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री मिलेगा, 3 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री मिलेगा, 4 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री मिलेगा, 5 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री नहीं मिलेगा। 5 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री नहीं मिलता है, 6 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री मिलेगा, बट 5 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री नहीं मिल सकता है। अगर हम लोग यूनिट सेल या प्रिमिटिव लैटिस सेल पेंटागन की तरह ले, आप इसको वर्कआउट करके देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि उसके रिपीटिशन से, उसके ट्रांसलेशन से पूरे लैटिस को कवर नहीं किया जा सकता है। कुछ न कुछ लैटिस के अंदर गैप्स बच ही जाता है और इसलिए हमें 5 फोल्ड लैटिस सिमेट्री रोटेशन के रेस्पेक्ट में नहीं मिलती है। उसी तरह से मिरर सिमेट्री, अगर कोई स्क्वायर लैटिस है तो ऐसे अगर एक मिरर रख दें तो मिरर के एक हाफ का जो लैटिस ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट है, वो दूसरे हाफ का मिरर इमेज जैसा है। तो हम कहेंगे इस लैटिस को मिरर सिमेट्री है। और इसमें इस मिरर के अबाउट भी एसिमेट्रिकल होगा, इसके अबाउट भी एसिमेट्रिकल होगा, इसके अबाउट भी एसिमेट्रिकल होगा। उसी तरह से
इन्वर्जन की सिमेट्री होती है। अगर लैटिस, कोई एक लैटिस है, ब्रेवे लैटिस है, और किसी पॉइंट के चारों ओर लैटिस के पॉइंट्स इस तरह से अरेंज्ड हैं कि अगर पोजीशन वेक्टर r पर एक पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर -r पर भी एक पॉइंट होगा। मतलब अगर लैटिस के किसी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन ले लें और पोजीशन x y z पर उस पॉइंट के रिलेटिव एक पॉइंट हमें दिखता है, तो पोजीशन -x -y -z पर भी एक पॉइंट निश्चित रूप से उस लैटिस में अगर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे इस लैटिस को इन्वर्जन की सिमेट्री है। तो इस तरह से ब्रेवे लैटिसेस बहुत तरह के सिमेट्री ऑपरेशंस को ओबे करते हैं और इसके आधार पर जो बहुत तरह के मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेवे लैटिसेस पॉसिबल हैं, उसमें से वैसे ब्रेवे लैटिसेस जो सर्टेन सिमेट्री ऑपरेशंस को ओबे करते हैं, वैसे ब्रेवे लैटिसेस को हम लोग टोटल 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस में बांटते हैं। टोटल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवे लैटिसेस पाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री ऑपरेशंस, और उनको आप कुल 5 क्लासेस में बांटते हैं और कुल मिलाकर के 14 ब्रेवे लैटिसेस होते हैं। तो ये 14 ब्रेवे लैटिसेस कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, और उनके आगे की बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।